राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक पिता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। श्यामलाल जी अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। आज उनकी बहू नीरा ने जो खाना ऑर्डर किया था और श्यामलाल जी भी उनके साथ खाना खाने ही बैठे थे। उन्होंने सामने रखी खाने की प्लेट पर एक नज़र देखा तो बहू ने जो खाना मंगाया था उसमें जो मैदे से बने हुए नान, जिन्हें चबा पाना तो श्यामलाल जी के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, और साथ में मिर्च मसाले और तेल से लबालब कोफ्ते की सब्जी। खाना देखते ही एक बार तो श्यामलाल जी का मन हुआ कि वो बहू से कह दें कि बहू, मेरे लिए तो लौकी की सब्जी ही बना देती तो वही अच्छा होता, मुझसे यह सब तो खाया नहीं जाता। फिर अचानक ही उनके कानों में वही क्रोध भरी आवाज और कड़वी बातें गूंजने लगी, जिनकी बौछार उन पर एक दिन पहले ही हुई थी। दरअसल अभी कल की ही तो बात थी, जब श्यामलाल जी ने अपनी जो बहू से कहा था कि बहू, खाने में मिर्ची बहुत ज़्यादा होती है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाने में ज़्यादा मिर्च मसाले मत डाला करो, लेकिन तुम्हें पता है मेरी तबीयत ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से खराब हो जाती है। अब ये श्यामलाल जी की यह बातें सुनते ही रसोई में खाना बनाती हुई नीरा तमतमाती हुई बाहर निकली और बोली, बाबूजी, आपको तो मेरे बनाए खाने में मीन मेख निकालने की आदत हो गई है, कोई और काम नहीं है। कभी कहते खाने में नमक ज़्यादा है, कभी कहते हैं कि मिर्च मसाले ज़्यादा हैं, और कभी कहते हैं कि सब्जी में तेल ही तेल है, और इन सब में भी जब जी नहीं भरता है तो सूखी रोटी का रोना रोने बैठ जाते हो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबकी फरमाइशें अलग अलग से पूरी करती रहूं। जो मिलता है चुपचाप खा लीजिए। अपनी बहू के अपमानजनक बातों का कड़वा घूंट पीकर श्यामलाल जी ने चुपचाप वही खाना खाने में अपनी जो भलाई समझी। बैठे बैठे श्यामलाल जी के दिमाग में उनकी दिवंगत पत्नी कांता जी की यादें हिलोरे लेने लगी। उनके साथ बिताए गए पल श्यामलाल जी को किसी सुनहरे सपने से कम नहीं लग रहे थे। बिना कहे मेरे मन की बात समझ जाती थी कांता। जब भी कुछ खाने को मुझे पसंद नहीं होता तो झट से दूसरी सब्जी बनाकर मेरे सामने हाजिर कर दिया करती थी। उसके हाथ का बनाया कम मिर्च मसाले का खाना भी बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था। कितना ख्याल रखती थी कांता वो मेरा। पर वक्त का जो सितम देखिए ऐसा ही हुआ। सोचते सोचते श्यामलाल जी की आंखों में आंसू बहने लगे। श्यामलाल जी अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। वो अपने इकलौते बेटे जो राकेश के पास और बहू नीरा के पास में रहते थे। उनकी बेटी अनीता की शादी हो चुकी थी। ताउम्र उन्होंने धन कमाकर बच्चों की परवरिश पर ही खर्च कर दिया था, यह सोचकर कि बुढ़ापा आराम करने के लिए है। लेकिन उनकी पत्नी क्या गई, उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई। परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके इस एकाकीपन जीवन को दूर कर सकता था। पत्नी के जाने के कारण जो खालीपन पैदा हुआ था, उसके कारण श्यामलाल जी का चेहरा मुरझा सा गया था। लेकिन उस मुरझाए हुए चेहरे की लकीरें अब और ज्यादा गहरी हो उठती जब बहू नीरा की उपेक्षा का उन्हें जो शिकार होना पड़ता था। उनके दिल को उनकी बातें छलनी कर देती थी, और वो अपने बेटे से जो इतना भी नहीं कह पाते थे कि नीरा, पिताजी की तबीयत खराब रहती है तो उनके लिए खाना कम मिर्च मसाला बना दिया करो। लेकिन उनके बेटे को इससे कोई मतलब नहीं था। उनके बेटे को तो इतना भी समय नहीं था कि उनके पास बैठकर प्यार के दो मीठे बोल ही बोल ले। 12 साल का एक पोता था, लेकिन उसे भी अपने दादा से कुछ खास लगाव नहीं था। होता भी कैसे, आखिर बेटा भी तो माता पिता के नक्शे कदम पर ही था। जैसे तैसे खाना खाकर श्यामलाल जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए
और वे अपने कमरे में बैठे अपने बेटे के आने की जब उन्होंने आवाज सुनी तो लाठी टेकते हुए बाहर आ गए और बोले, बेटा मेरी पेंशन तो आ गई होगी, इस बार के पेंशन के पैसे मुझे पकड़ा देना। राकेश ऑफिस से हारा थका हुआ आया था, लेकिन पेंशन की बात सुनते ही जैसे बिजली सी कूद गई उसके शरीर में। वह एकदम गुस्से में तिलमिला उठा और बोला, क्या बाबूजी, हर महीने पेंशन की रट लगाए रखते हैं? हमने क्या कमी कर रखी है आपकी जरूरतों की पूरी करने में, जो आपको पेंशन के पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है? तब श्यामलाल जी बोले, नहीं बेटा, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो सोचता हूँ कि डॉक्टर को दिखाकर आऊंगा। यदि तेरे पास कुछ समय हो तो कल मुझे ले चल डॉक्टर के पास और मेरा चेकअप करा दे। राकेश बोला, बाबूजी आजकल मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, थोड़े दिन रुक जाइए, अभी पैसों की तंगी चल रही है, मेरी तनख्वाह मिल जाएगी तब मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगा। 2-4 दिन यदि दवाई नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अब श्यामलाल जी बोले, बेटा दरअसल कल से मुझे सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, अगर हो सके तो कल ही डॉक्टर के पास मुझे ले चलो। पिछली बार जब डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ बताया था। डॉक्टर ने घी तेल का परहेज करने को कहा था, पर वह तो मुझसे हो ही नहीं पाया। इतना सुनने की देर थी कि भीतर से नीरा जलते भुनते बाहर आ गई और बोली, हाँ हाँ बाबूजी, अपनी बीमारी का ठीकरा मेरे सर पर ही फोड़ दो। बिना बोले सब कुछ आपके सामने हाजिर हो जाता है, इतने भर से भी आपको जो संतुष्टि नहीं मिलती, आप उनके सामने जो मेरी शिकायतें करने लगे हो। और आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। नीरा अपने पति से बोली, अकेली जान होते हुए मैं सारे घर का काम संभालती हूँ, ऊपर से आपके बाबूजी का बोझ अलग। इसके बावजूद अगर मुझे बातें सुनने को मिलेंगी तो मैं यह घर छोड़कर अपने बेटे को लेकर अपने मायके जाकर बैठ जाऊंगी। नीरा ने अपने पति से साफ साफ शब्दों में कह दिया। अब श्यामलाल जी एक आशा भरी नजर से अपने बेटे की ओर देखने लगे, शायद उनका बेटा उनकी तरफदारी करेगा। लेकिन दूसरी पत्नी को डांटना तो दूर, राकेश मुंह से उसके सामने एक शब्द भी नहीं बोला। बहू नीरा की ये बातें बाबूजी के दिल में तीर की तरह चुभने लगी। वे सोचने लगे, शायद यह सब उनके भाग्य का ही दोष है। जब यही बेटा बीमार पड़ता था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो पड़ोसियों से भी पैसे उधार लेकर मैं कई किलोमीटर दूर जाकर इसके लिए दवाई लेकर आता था। और आज यही बेटा अपने बीमार पिता को बोझ समझकर जैसे तैसे झेल रहा है। सोचते हुए श्यामलाल जी उदास होकर अपने कमरे में चले गए। रात को सभी लोग सो गए, लेकिन श्यामलाल जी की आंखों में रत्ती भर भी नींद नहीं थी। आज यह रोज रोज का अपमान अब वह सहन नहीं उनसे होता था। सोचने लगे, उन्होंने कुछ फैसला कर लिया। सोचते हुए अगले दिन जब बेटा राकेश शहर करके लौटा तो देखा बाबूजी एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में अपना बैग लिए तैयार खड़े थे। राकेश बोला, यह क्या बाबूजी, कहीं जा रहे हैं क्या आप? अपने बेटे के प्रश्न पर श्यामलाल जी चेहरे पर गंभीरता लिए बोले, हाँ बेटा, मैंने तय कर लिया है, अपनी बची कुची जिंदगी मैं इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ। अब इस बुढ़ापे को मैं बोझ बनकर नहीं काट सकता। मैं आज ही अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ। लेकिन बाबूजी, राकेश बोला, नीरा तो गुस्से में यूं ही बोल देती है, आपको भी मालूम है, यह तो उसकी आदत है। श्यामलाल जी बोले, नहीं बेटा, मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों के लिए बोझ हूँ, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण बहू यह घर छोड़कर जाए और तुम्हारी गृहस्थी खराब हो जाए। मेरे बैंक की पासबुक और चेकबुक तुम्हारे पास होगी, वो मुझे दे दो ताकि मैं अपनी पेंशन के पैसे तो निकलवा सकूं। पेंशन की बात सुनकर राकेश हड़बड़ा गया और बाबूजी को फिर से मनाने लगा, परंतु राकेश के लाख मना करने पर भी श्यामलाल जी नहीं माने और आखिर में थक हार कर राकेश को पिताजी की चेकबुक और पासबुक दोनों देनी पड़ी। अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी जो नीरा अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सब कुछ देख रही थी और मन ही मन सोचकर राहत महसूस कर रही थी कि कुछ दिनों के लिए बाबूजी से छुटकारा मिला। इधर राकेश को बाबूजी के जाने से ज्यादा इस बात का दुख था
कि बाबूजी के जाने के साथ साथ उनकी पेंशन भी चली जाएगी, क्योंकि बाबूजी की पेंशन वही लेता था। इस बात को जब 1 महीना बीत गया तो एक दिन नीरा के मायके से फोन आया कि उसके भतीजे का जन्मदिन है, तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने जागरण करवाने की सोची है। नीरा के भाई ने कहा कि नीरा, साथ साथ में समय बिताए हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, तुम 2 दिन पहले ही आ जाना, साथ में बैठकर गपशप मारेंगे। नीरा ने बड़ी खुशी से सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी और ये सोचते हुए अब तो बाबूजी का बोझ भी सिर पर नहीं है। नीरा और राकेश ने 2 दिन पहले जाने का प्रोग्राम बना लिया था और एक टैक्सी करके नीरा और राकेश अपने बेटे ध्रुव के साथ निकल पड़ी मायके जाने के लिए। लेकिन नीरा के मन ही मन एक डर उसे खाए जा रहा था। दरअसल नीरा के ससुर श्यामलाल जी और नीरा के पिताजी बचपन के दोस्त थे, तो नीरा को यह चिंता सता रही थी कि कहीं उसके पिता को इन सब बातों की भनक ना लग जाए और उसके मायके में उसकी बेइज्जती ना हो जाए। जब वे लोग घर पहुंचे तो उन्हें आया देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। नीरा के परिवार में उसके मम्मी पापा और उसके 2 भाई और 2 भाभियां थीं। दोनों भाइयों का एक एक बेटा था। नीरा और राकेश माँ पिताजी से बातें करने लगे तो पिताजी ने कहा कि 2 दिन पहले ही जो श्यामलाल जी से मेरी बातचीत हुई थी। यह सुनकर वे दोनों कुछ ठिठक गए। फिर नीरा के चेहरे पर फीसकी सी मुस्कान बखेरते हुए उसने कहा, अच्छा क्या बात हुई थी पापा? तब वो कहने लगे, बेटा उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था उन्हें, तो उन्होंने बताया कि बच्चे उनकी दवाई से लेकर खाने पीने तक का पूरा ध्यान रखते हैं और अब सेहत सुधरने लगी है। सच बताऊं तो कलेजे को ठंडक मिल गई बेटी यह बातें सुनकर। यह बात सुनते ही नीरा और राकेश एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर अब शर्मिंदगी के भाव आ गए थे। माँ पिताजी के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद नीरा अपनी भाभियों से बात करने के लिए रसोई घर में चली गई। नीरा की दोनों भाभियां खाने की तैयारी करने में जुटी हुई थी, पर नीरा यह देखकर हैरान थी कि सब्जी 2 बर्तनों पर पकाई जा रही थी और खीर भी 2 अलग अलग पतीले में रखी हुई थी। यह देखकर नीरा ने बड़ी भाभी से पूछा कि भाभी, एक ही सब्जी 2 बर्तनों में क्यों पकाई जा रही है और खीर भी अलग अलग बर्तनों में क्यों पड़ी है? तब बड़ी भाभी ने कहा कि मम्मी पापा घी तेल की चीज़ों से परहेज करते हैं और उनकी उम्र को देखते हुए हम उनके लिए कम तेल मसालों की सब्जी अलग से बना लेते हैं और पिताजी को डायबिटीज़ की भी परेशानी है, इसलिए उनके लिए शुगर फ्री डालकर अलग से खीर बनाई है। अपनी भाभियों की यह बात सुनकर नीरा को बड़ी हैरानी हुई और बोली, लेकिन भाभी आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं? तब उसकी भाभी बोली, अरे इसमें क्या हुआ, हमारे बड़े बुजुर्गों का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? भाभी की बात सुनकर नीरा के दिल को जो छू गई, लेकिन मन ही मन उसे अपने ससुर के द्वारा किया गया अपना व्यवहार याद आने लगा। सोचने लगी, डायबिटीज़ के मरीज तो मेरे ससुर भी हैं, लेकिन हमसे कभी उनके लिए शुगर फ्री भी नहीं खरीदी गई। बेचारे बाबूजी फीकी चाय पीकर ही गुजारा कर लेते हैं। अब नीरा मन ही मन शर्मिंदा होने लगी। फिर सोचने लगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होने के कारण यदि बाबूजी कम घी तेल बनाने के लिए कहते थे तो इसमें क्या गलत बात थी? उनकी इन छोटी छोटी बातों को मैं पूरा नहीं कर सकी, उनकी इन ज़रूरतों को, इसके लिए भी मैंने उन्हें कितनी बातें सुना दी। लानत है मुझ पर। बीमार और बूढ़े बाबूजी केवल मेरे कारण अपने मन को मारकर जीने पर मजबूर हो गए। अब नीरा अपने ही विचारों में खोसी गई। उसके बाद उसे पता नहीं लगा कि उसकी भाभियां क्या क्या बातें कर रही थीं। उसे जैसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। वह मन ही मन अपराध बोध से घिर चुकी थी। सोचने लगी कि शुरू में जब वह शादी करके अपने ससुराल गई थी तो उसके ससुर जी उसे कितनी अच्छी तरह से बात करते थे। बेटी बेटी कहकर जवान नहीं थकती थी उनकी, लेकिन वह शायद कभी अपने पिता समान ससुर की कदर जान नहीं पाई।
बहुत बार बाबूजी ने उसे प्यार से भी समझाने की कोशिश की थी कि उन्हें हल्का खाने की जरूरत है, लेकिन नीरा पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता था। परिणाम स्वरूप उनकी तबीयत आए दिन खराब रहने लगी। और एक और उनकी भाभियां हैं जो उसके माता पिता का कितना ख्याल रखती हैं। उधर राकेश अपने सास ससुर के पास बैठा हुआ था तो देखा कि दोनों पोते दादू दादू कहते हुए उनके पास आए और उनसे लाड लड़ाने लगे। वे दोनों अपने पोतों की इन हरकतों को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। इतने में नीरा के बड़े भाई ने अपने बाबूजी के हाथ में एक पैकेट लाकर थमा दिया और कहा, ये लीजिए बाबूजी, इस महीने की तनख्वाह आ गई थी तो मैं घर खर्च के लिए बैंक से निकलवा कर ले आया हूँ। और उसके बाद दोनों भाई अपने पिता के पास ही बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। राकेश यह देखकर हैरान था कि उनकी बातों से यह भी लग नहीं रहा था कि वे बाप बेटे हैं। वे आपस में मित्रों की तरह बातचीत कर रहे थे। सभी लोग आपस में इतने प्यार से रह रहे थे कि लग ही नहीं रहा मानो जन्नत यहीं हो। ससुराल की पारिवारिक एकता को देखते हुए जहां एक ओर राकेश को खुशी महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अंदर ही अंदर अपने बाबूजी के बारे में सोचकर उसे आत्मग्लानि फील हो रही थी। आज वह अपनी ही नजरों में खुद गिरता जा रहा था। राकेश सोचने लगा कि मित्र तो दूर, मैं तो अपने बाबूजी का बेटा भी नहीं बन पाया और यहाँ ये लोग अपनी तनख्वाह तक लाकर अपने बाबूजी के हाथ में रख देते हैं और दूसरी ओर मैं अपने बाबूजी की पेंशन के पैसे भी उनके पास रहने नहीं देता था। माँ के जाने के बाद मेरे बाबूजी अपना हालचाल बांटने के लिए भी तरस जाते थे, लेकिन मैं उनके पास एक पल के लिए भी प्यार भरी बातें करने के लिए नहीं बैठा। और तो और हमने तो उनके पोते को भी उनसे दूर रखा, यह जानते हुए भी कि वो कितना अकेला महसूस कर रहे होंगे। मैंने उनकी कभी कोई परवाह नहीं की। आज स्वयं को अपने बाबूजी की दुर्गति का कारण जानकर उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पिताजी का दिल दुखाकर कितना घोर पाप किया था। उस घर में 2 दिन रुककर उन लोगों ने जाना कि बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बुजुर्गों के अनुभव रूपी खाद से परिवार रूपी बगीचा किस तरह फल फूल सकता है। अगले दिन सुबह जागरण खत्म होते ही जैसे ही राकेश और नीरा कार में बैठे, दोनों के मुंह से एक ही बात निकली, आज बाबूजी को लेने जाना है। और दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। पश्चाताप की आग में जलते हुए उन दोनों की भावनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से छलकने लगी। राकेश की बहन का घर वहां से आधे घंटे की दूरी पर था तो सुबह सुबह ही राकेश अपनी पत्नी और बेटे ध्रुव के साथ उनके घर पहुंच गया और उनकी बहन उन्हें अचानक देखा हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल अपने भाई की आंखों में आंसू देखकर वह जान गई वे लोग किस लिए आए हैं। राकेश की बहन उन्हें आदर सहित अंदर लेकर आई, लेकिन राकेश ने देखा कि बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे तो राकेश और नीरा चारों ओर अपनी नजर दौड़ाने लगे। इतने में ही राकेश की बहन ने कहा, रे भैया, बाबूजी तो तुम्हारे जीजाजी और बच्चों के साथ पार्क में सैर करने गए हैं। क्या? राकेश बोला, बाबूजी सैर पर जाते हैं? यह आदत कब से पड़ गई उन्हें? मेरा मतलब है उन्हें तो कमर में दर्द रहता था ना। राकेश ने हैरानी से कहा। तभी राकेश की बहन हंसते हुए बोली, दरअसल भैया तुम्हारे जीजाजी स्वास्थ्य को लेकर कुछ ज्यादा ही सचेत रहते हैं तो उनके साथ साथ बाबूजी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना सीख गए हैं। अब तो वो कई किलोमीटर पैदल चल लेते हैं और आलम तो यह है कि कोई और जाए या ना जाए, बाबूजी सुबह सुबह 1 घंटा जरूर घूम कर आते हैं। अब तो पार्क में उनके कुछ हम उम्र दोस्त भी बन गए हैं जिनके साथ वो रोज सुबह थोड़ी देर हंसते बतियाते हैं और ठहाके लगाते हैं। बातें करते करते राकेश की बहन ने सबके लिए चाय बना ली और सब लोग चाय पी रहे थे। तभी श्यामलाल जी दामाद और बच्चों के साथ घर लौट आए।
बाबूजी को देखते ही दोनों बेटा बहू खड़े हो गए और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेने लगे। बाबूजी ने पुरानी बातों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें खूब आशीर्वाद दिए। उन्हें देखकर राकेश और नीरा जो हैरान रह गए। उन्होंने ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वे बिना लाठी के भी तेजी से चल पा रहे थे। वाह दादाजी, ध्रुव बोला, आप तो बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। आज तो आप पापा के बड़े भैया लग रहे हैं। अपने पोते जो ध्रुव ने हैरान होते हुए श्यामलाल जी से कहा तो सब लोग जोर से हंस दिए और वे बोले, अच्छा बेटा, दूर से आए हो, ये बताओ क्या खाओगे? बाबूजी ने कहा तो इतने में ही जो राकेश की बहन बोली, पिताजी, मैंने आलू की सब्जी बनाई है, उसके साथ पराठे बना लेती हूँ। तभी बाबूजी ने कहा, बिटिया, आज तुम अपने भैया भाभी के पास बैठो, पराठे मैं बनाऊंगा। इतना कहने भर की देर थी कि राकेश अचानक खांसने लगा और बोला, क्या पराठे आप बनाएंगे? आपको तो चूल्हा भी जलाना नहीं आता बाबूजी। तब बाबूजी बोले, अरे बरखुरदार, तुम्हें क्या मालूम, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी बहन से मैं कुकिंग सीख रहा हूँ। तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं 15 मिनट में पराठे तैयार किए देता हूँ। कहते हुए बाबूजी के चेहरे पर अलग से चमक आ गई। तब राकेश की बहन बोली, भैया, आपको यकीन नहीं होगा, पिताजी कद्दू, लौकी, मटर पनीर और भिंडी की सब्जी भी बनाना सीख गए हैं। आज बाबूजी ने उन्हें स्वादिष्ट पराठे बनाकर खिलाए और नाश्ते के बाद बढ़िया सी कड़क चाय भी बनाकर पिलाई। बाबूजी की चुस्ती फुर्ती को देखकर दोनों बेटे बहू अपनी हैरानी को रोक नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी, जो बाबूजी माँ के गुजर जाने के बाद जीने की इच्छा ही खो चुके थे। आज उन्हें बाबूजी के जीवन के प्रति नया उत्साह उनमें नजर आ रहा था। राकेश बोला, पिताजी, हम सब लोग इतना खाना खा चुके हैं, अब लंच करने के लिए पेट में जगह नहीं है। अब आप अपना सामान पैक कीजिए और आज आप हमारे साथ घर वापस चल रहे हैं। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर श्यामलाल जी, जो अभी तक चहकते हुए नजर आ रहे थे, अचानक से गंभीर हो गए और बोले, बेटा, मैं यहाँ से फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। और बाबूजी, जब नीरा कहने लगी, आप अभी तक हमसे नाराज हैं क्या? और राकेश ने भी पूछा, बाबूजी, आप हमसे नाराज हैं? तब बाबूजी बोले, नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि बहू नीरा को मेरी उपस्थिति कुछ ज्यादा नहीं सुहाती। उस दिन जब झगड़ा करते हुए बहू ने घर छोड़कर मायके जाने की धमकी दी तो मेरी आत्मा अंदर तक कांप गई थी। उस दिन मैंने यह तय कर लिया कि मैं घर में की सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर किसी को घर से जाना है तो मैं ही चला जाऊंगा, बहू नहीं। लेकिन बाबूजी, आपसे दूर रहकर, जो नीरा कहने लगी, हम जान चुके हैं बड़ों की उपस्थिति घर में कितनी जरूरी है। अब से हम आपके साथ रहना चाहते हैं। राकेश और नीरा ने कहा तो उनके साथ में जो नीरा के चेहरे पर भी पश्चाताप के भाव थे और उसकी आंखों में आंसू थे। वह हाथ जोड़ते हुए बोली, बाबूजी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि घर छोड़ने की बात अब दोबारा मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। यह सुनकर श्यामलाल जी कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोले, एक बात मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूँ बेटा। जिस दिन बहू ने गुस्से में आकर मुझे बोझ बताया था, उस समय मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी और उसी दिन से मुझ में आत्मनिर्भर बनने की ललक पैदा हो गई। तुम्हारी उसी शिकायत को दूर करने के लिए मैंने घर का सारा काम करना सीख लिया है। खाना बनाने के साथ साथ डस्टिंग करना, कपड़े धोना भी सीख लिया है। अब मैं इस काबिल हो गया हूँ बेटा कि तुम्हारे घर के काम में मदद कर सकूं। लेकिन बहू, एक बात हमेशा याद रखना, एक बूढ़ा पिता बोझ नहीं होता। नीरा बोली, बाबूजी, मैंने अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है, लेकिन आप हमारे साथ घर वापस चलिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। रुंधे गले से कहती हुई नीरा फबक फबक कर रो पड़ी और अपने ससुर जी के पैरों में गिर पड़ी।
श्यामलाल जी बोले, रो मत बेटा, गलती इंसान से ही होती है। मुझे मालूम है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए अब मैं चलने के लिए मना नहीं करूंगा। और यह कहते हुए श्यामलाल जी अपना सामान पैक करने लगे। शाम को वे सब लोग घर पहुंच गए। नीरा ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि अब आगे से कभी भी बाबूजी को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। राकेश को भी अब एहसास हो चुका था कि उसके पिताजी की जिम्मेदारी केवल उसकी ही है, इसलिए आज उसने भी यह ठान लिया कि वह अपने बाबूजी की पेंशन के रुपयों को हाथ भी नहीं लगाएगा और उनकी जरूरत को अपने कमाए रुपए से ही पूरा करेगा। अगले दिन सुबह सुबह श्यामलाल जी सैर करने के लिए पार्क जाने लगे तो देखा कि उनका पोता और बेटा दोनों स्पोर्ट्स शूज पहनकर हॉल में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। ध्रुव बोला, दादाजी आज से हम भी आपके साथ सैर करने चलेंगे। पोते के मुंह से यह बात सुनते ही श्यामलाल जी आज खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई थी और वे जोश उनका जो दुगना हो गया। रसोई घर से आज पनीर की सब्जी के साथ लौकी की सब्जी भी बन रही थी। आज घर में लड़ाई झगड़े की आवाजों के स्थान पर हंसी ठहाकों की आवाजें गूंज रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।